कैलाश पर्वत। अब इस अनर्थ को केवल आप ही रोक सकते हैं। युगम ने सदनाथ प्रतियोगिता आरंभ कर दी है। देवी शक्ति और तिलिस्म देव आमने सामने है। जहाँ देवी शक्ति माता पार्वती के रौद्र कालरूप की समायिका है, वहीं तिलिस्म देव स्वयं आपके यानी महादेव शिव की शक्तियों के धारक हैं। त्रेता युग में आपके आज्ञानुसार हम देवताओं ने तो मात्र उन्हें सुप्त शक्तियों को बोध कराया था। शिव और आदि शक्ति का टकराव तो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है महादेव। अब आप ही इस टकराव को रोक सकते हैं। जो हो रहा है वही विधि का विधान है देवराज। तिलिस्म देव की अपनी वास्तविक पहचान और शक्तियों से अनभिज्ञता अब तक बहुत महत्वपूर्ण थी, किंतु अब शिव और शक्ति का टकराव तो होकर रहेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, महाकाली के रौद्र रूप के सामने क्षण भर भी तू नहीं टिक सकेगा तपस्वी। हे तिलिस्म शक्ति, मुझे महाकाली की शक्तियों को की काट प्रदान करें। आज तक मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ जन कल्याण हेतु किया, परंतु आज अपने युग को बचाने हेतु यदि इन शक्तियों का प्रयोग समाज हेतु में करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये क्या? ये तो महादेव का त्रिशूल है। इसका वहन और प्रयोग तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। ये मेरे पास कैसे आया? कलाम, नारी के क्रोध को जगाया है तूने। अब शक्ति का ये रौद्र काली रूप तेरे शब्द पर तांडव करके ही शांत होगा। सोच विचार का समय नहीं है। अभी यह त्रिशूल ही देवी शक्ति के रौद्रकारी रूप को रोक सकता है। शक्ति पर रौद्रकारी रूप इस कदर हावी हो चुका है कि इस टकराव से हो रहा विध्वंस उसे नजर नहीं आ रहा। मुझे शक्ति को रोकना होगा। महादेव के त्रिशूल की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग मुझे करना होगा। शक्ति और तिलिस्म देव के भीषण टकराव से पूरा कालवन कांप रहा है। इस टकराव से कैलाश पर्वत भी कांप रहा है। महादेव की शक्ति रौद्र काली रूप पर हावी हो रही है। शक्ति और तिलिस्म देव को उनकी ताप ऊर्जा ने इस प्रकार घेर लिया है कि दोनों नजर ही नहीं आ रहे। दोनों नजर ही नहीं आ रहे। इस त्रिशूल की शक्ति मुझ पर नहीं, चंदा के शरीर और मस्तिष्क पर हावी हो रही है। चंदा मूर्छावस्था में जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे उसके मूर्छित शरीर से बाहर आना पड़ेगा। जिसका भय था वही हुआ। चंदा मूर्छित हो गई। मैं चंदा के शरीर से बाहर निकलने के लिए विवश हूँ। यह नहीं हो सकता। कैसा क्रूर उपहास कर रहे हैं विधाता मेरे साथ। देवी शक्ति को अपने जिस्म में धारण करने वाली ये स्त्री राजकुमारी महक का पुनर्जन्म है, तो इसलिए युगम ने ये वृत्तांत सुनाया था। यह तपस्वी क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि चंदा राजकुमारी महक का पुनर्जन्म है। वाकई ये भाग्य का खेल ही है जिसने नागदेव और राजकुमारी महक के अलग अलग रूपों को आमने सामने कर दिया। हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तिलिस्म देव और शक्ति के टकराव से बने इस ऊर्जा पुंज ने दोनों को अपने भीतर समा लिया है, जिसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। महक के मूर्छित होने से मेरी और देवी शक्ति की ऊर्जा का टकराव रुक गया है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा पुंज धूमिल पड़ रहा है। नारी शक्ति किसी पुरुष के हाथों पराजित नहीं हो सकती। जाग चंदा जाग। अगर तेरे जागने से पहले ऊर्जा पुंज धूमिल हो गया तो चंदा ही शक्ति है, यह भेद सबके सामने खुल जाएगा। देवी शक्ति की व्यग्रता का कारण समझ रहा हूं मैं। ऊर्जा पुंज तेजी से धूमिल हो रहा है। मुझे महक की मूर्छा तोड़नी होगी। प्रकाश पुंज के पार कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तो तिलिस्म देव विजय मुद्रा में खड़ा हुआ है, यानी तिलिस्म देव ने शक्ति को परास्त कर दिया। यह तो होना ही था। तिलिस्म देव तिलिस्म शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी शक्ति की था नहीं है। एक क्षण, कुछ गड़बड़ है। तिलिस्म देव संजीवनी किरणों का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु संजीवनी विद्या का प्रयोग तो चिर मूर्छा अवस्था तोड़ने में क्या जाता है? ये क्या मूर्खता कर रहा है? और ये युगम तिलिस्म देव को विजय घोषित क्यों नहीं कर रहा है? जीत तो गया तिलिस्म देव, मूर्छित कर दिया उसने शक्ति को, खेल खत्म। शायद शुक्र शिष्य मेरी सहायिका अभूतपूर्व सुंदरी अवधि के यौवन दर्शन में ही डूबे रह जाते हैं, इसलिए उसकी बात पर गौर नहीं कर पाते।
मैंने कहा था कि स्पर्धा तभी समाप्त होगी जब दोनों में से कोई एक प्रतिद्वंदी अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। देवी शक्ति मूर्छित हुई हैं, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की। जिस क्षण शुक्र शिष्य शुक्राल रण में उतरेगा, तुम्हारे सभी प्रयास पर विराम लग जाएगा। समय आपके शौर्य को भी तोलेगा शुक्र शिष्य, जैसे अभी तिलिस्मदेव और शक्ति को तोल रहा है। संजीवनी विद्या का प्रयोग करने की मुक्ता क्यों कर रहा है तपस्वी? चंदा के होश में आते ही मैं उसमें समा जाऊंगी और फिर मैं तुझ पर कोई दया नहीं करूंगी तपस्वी। तिलिस्मदेव को तुम्हारी दया की ना आवश्यकता है और ना ही कामना देवी। कामना? अब तू केवल मृत्यु की कर तपस्वी, क्योंकि जब तक तेरी सब तक तांडव नहीं करती शक्ति का रौद्रकाली रूप शांत नहीं होने का। यदि मैं महक को उसकी मूर्छावस्था से नहीं निकालता तो देवी शक्ति का रहस्य पूर्व काल और पश्चात काल के सभी नायकों पर उजागर हो जाता। और मैं ये भी जानता था कि महक के शरीर में पुनः प्रवेश करते ही देवी शक्ति अपना रौद्र शक्ति रूप धारण कर लेंगी। एक बार पुनः टकराव से स्थिति दोबारा विकट हो रही थी। महादेव और आदिशक्ति के टकराव से ब्रह्मांड प्रलय का खतरा उत्पन्न हो रहा था। अपने संपूर्ण तपोबल व तिलिस्म ज्ञान के बावजूद मैं कभी यह नहीं जान सका कि मेरे आह्वान पर देवता भी आने को बाध्य क्यों हो जाते हैं, परंतु आज महादेव के त्रिशूल ने इस शंका का समाधान कर दिया। इस त्रिशूल का वरण और देवों का आह्वान तो सिर्फ महादेव की शक्ति ही कर सकती है। यानी देवताओं ने मुझे जिन शक्तियों का बोध कराया था वो महादेव द्वारा दी गई थी। क्यों मैं नहीं जानता, परंतु एक बात स्पष्ट है, इस प्रलय को रोकने के लिए का केवल एक ही मार्ग है। जब तक शक्ति का रौद्र काली रूप मेरे शब्द पर तांडव नहीं करेगा तब तक देवी शांत नहीं होंगी। मैं समस्त प्रतियोगिताओं में देवी शक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। देवी को शांत करने के लिए मुझे अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी और शव आसन लगाना होगा। अद्भुत पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए तिलिस्मदेव ने पराजय स्वीकार कर ली। नारायण नारायण, यह तो तर्क का विषय है। देवराज, यदि तिलिस्मदेव पराजय नहीं भी स्वीकार करते तो क्या वो देवी शक्ति को परास्त कर पाते? शक्ति शक्ति तिलिस्मदेव युगंधर्त्रियस्यः। आपने सिद्ध कर दिया देवी शक्ति की यदि नारी काली रूप धर ले तो पूरे ब्रह्मांड का संहार करने की शक्ति रखती है। और तिलिस्मदेव, आपने भी सिद्ध कर दिया कि प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए तो मात्र शक्ति चाहिए, परंतु दूसरे के हित के लिए पराजय स्वीकार करने के लिए आत्म शक्ति चाहिए। पराजय स्वीकारने के बाद अपने दल का सामना करने के लिए दोगुनी आत्मशक्ति चाहिए। चूंकि तिलिस्मदेव ने केवल इस स्पर्धा में ही नहीं बल्कि पूरी प्रतियोगिता में ही पराजय स्वीकार कर ली है, इसके फलस्वरूप देवी शक्ति यह प्रतियोगिता जीत गई है और पश्चात काल टीम शून्य के मुकाबले में 2 से आगे हो गई है। ये बोली कौन? अवधि। प्रतियोगिता पश्चात काल परमाणु शक्ति। परंतु चूंकि तिलिस्मदेव ने सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व ही पराजय स्वीकार कर ली है, वे दंड के प्रतिभागी होंगे। द्वंद्व का परिणाम तभी निकलता है जब 2 प्रतिद्वंदी एक दूसरे का मुकाबला करें और एक दूसरे को परास्त करें। यानी हमें फिर से प्रतियोगिता में मुकाबला करना होगा। परंतु मैं अपनी पराजय स्वीकार कर चुका हूं युगम। तो उस पराजय का मूल आपको वहन करना होगा तिलिस्मदेव। पेनल्टी तो लगेगी ही, पर वह पेनल्टी कब और कैसे लगेगी और क्या होगी यह आपको बाद में बताया जाएगा जब आप अपने दोनों अपने दंड कक्ष को लौट सकते हैं। ये क्या किया तिलिस्मदेव? जीत का अवसर त्याग कर पराजय स्वीकार कर ली, आखिर क्यों? क्योंकि यही ब्रह्मांड के हित में था। जो घटित हो चुका उस पर वाद विवाद निरर्थक है। अगला प्रतिभागी कौन जाएगा? मैं। अगली प्रतियोगिता जीतना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। शाकल्य और श्लाका के अतिरिक्त मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। मुझे आज्ञा दो दलनायक। द्वंद्व जीतने के लिए शक्ति के साथ साथ रणनीति भी आवश्यक है। महागुरु शुक्राचार्य के शिष्य में शक्ति और रणनीति दोनों का ही समागम है। आपकी क्या राय है साथियों? अब तक ये महोदय यहाँ बैठे बैठे दूसरों की भर्त्सना ही करते आए हैं। समय आ चुका है कि अपने दम को सिद्ध करके दिखाएं। शक्ति को क्या हुआ? मिस जली भुनी जीत कर भी धुआं धुआं हो रही है भाई। तिलिस्मदेव ने खुद ही हार मान ली तो फीमेल ईगो हर्ट हो गया है।
पूर्व काल से शुक्राल आ रहा है मैदान में। मैंने सुन लिया है। तो हमारी टीम से तिरंगा जाएगा। 2 दिमाग के खिलाड़ी आमने सामने, बहुत खूब। आपकी प्रतियोगिता की से यकीनन कहानी में ट्विस्ट आना चाहिए, और ट्विस्ट भी ऐसा कि जुनून जाग जाए। तिरंगा तिरंगा शुक्राल शुक्राल। देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का न्याय स्तंभ और सत्यमेव ढाल शुक्राल की श्लाघा और शाकल्य पर भारी पड़ेंगे। देखिए एक बार फिर अब रण शुरू होता है शुक्राल और तिरंगा में। तो कहानी में ट्विस्ट यह है कि अपनी प्रतियोगिता की प्रथम स्पर्धा के लिए आप दोनों को वापस धरती पर भेजा जाएगा, लेकिन आप दोनों के समकाल में नहीं, बल्कि एक अलग अलग समय में और पृथ्वी के एक अलग अलग आयाम में, जहां आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु तलाशनी है। जो उस वस्तु को तलाशेगा वही इस स्पर्धा का विजेता होगा। समय आ गया है वीरों, अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति लगाने का। युगम धरित्रीयस्य। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। प्रलय से पूर्व। आंखें खोल चेले, होश में आ। चटाक। मार क्यों रहे हो गुरुदेव? पहले ही भतीजे ने कम धुना है क्या? हाय, पोर पोर क्रंदन कर रहा है। तू इसी लायक है कमबख्त। पिछले कई घंटों से तेरा गला घोटकर अपनी खुन्नस निकाल रहा हूं मैं। अब छोड़ो भी गुरुदेव, तुम्हें पता है कि मैं अमर हूं। यही तो रोना है, मर तो सकता नहीं, जिंदगी तेरे किसी काम की नहीं है। जरा ब्रह्मांड के चक्कर काटते दिमाग को जगह पर आने दो गुरुदेव। यह कौन सी जगह है? यहाँ कैसे पहुंचे हम तो भतीजे से लड़ रहे थे। पिट रहे थे बोल। एक ही बात से बीच में मत टोको, याद करने दो क्या हुआ था। अपने छोटे दिमाग पर अधिक बोझ मत डाल, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे कहने पर तूने सभी खलनायकों को इकट्ठा कर लिया था। पर तुम्हारे बुलावे पर एक बार फिर मैं आ तो गया हूँ, पर याद रखना नागपाशा तुम्हारा पिछले साल शाकुरा भूला नहीं है। टेक इट इजी शॉर्टी, हम सब यहाँ एक ही मकसद से इकट्ठे हुए हैं। सबका मुझे पता नहीं, पर मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक है, नागराज। ये तो थोड़ांगा है। इन सबका मकसद तो साफ है, पर तुमने हमें यहाँ किस मकसद से बुलाया नागपाशा? उन महाखलनायकों के साथ तुझे भी आवाज नहीं था कि इन सभी खलनायकों को यहाँ बुलाकर आखिर आप करना क्या चाहते हैं? वही जो हमेशा से चाहता था, तुझे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर राज करते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन राज करने के लिए सेना की जरूरत होती है, और ये बनेंगे तेरी सेना के सिपह सलार। पर यह होगा कैसे? त्रिफला और तीनों मणियां तो हमारे हाथों से निकल गई हैं। इस बार मैं तुझे योजना नहीं बताने वाला। हर बार तू मेरी योजना में अपनी टांग में फंसा दिमाग खराब करता है। इस बार जैसा मैं कहता हूँ बस वैसे वैसे करता जा। महामहिम नागपाशा ने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि आप सर्वोच्च श्रेणी के उत्कृष्ट खलनायक हैं। ये बुड्ढा हिंदी बात क्यों नहीं कर रहा? ये हिंदी ही है मैडम। लेकिन आपके सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च होने के बावजूद भी 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको कदम कदम पर मात दे दी है, जो आपके इस दुनिया का सम्राट बनने की राह के कदम कदम पर रोड़ा बने हुए हैं, और वे हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। हमारा समय और अपना बुढ़ापा यह निबंध पढ़कर बर्बाद मत करो गुरुदेव। सीधे मुद्दे की बात पर आओ। श्रीमान नागपाशा के पास एक योजना है जिस पर यदि आप सब मिलकर अमल करेंगे तो ये 2 रोड़े हमेशा के लिए मिट जाएंगे। चोरों के मान होते हैं, लेकिन महाखलनायकों का कोई मान नहीं होता। पहले भी हमने से कईयों ने एक होकर नागराज और ध्रुव को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार आपसी मतभेद की वजह से हमारा ही बेड़ा गर्क हुआ है। रोबो सही कह रहा है, क्या गारंटी है कि इस बार भी ऐसा नहीं होगा? क्योंकि श्रीमान नागपाशा की योजना ही कुछ ऐसी है। बस आप सभी को स्वीकृति देनी होगी। आप सभी के अलावा और भी महाखलनायक हमारी इस मुहिम में शामिल होने वाले हैं। सभी का चयन एक खास मकसद से किया गया है। सभी की सम्मिलित शक्तियों के आगे ना ही नागराज की असीमित ताकत टिकेगी और ना ही ध्रुव का दिमाग।
सारे मोड़े सही फिट हुए थे और पहली बाजी भी बिल्कुल सही पड़ी थी। व्हाट, क्या कह रहे हो ध्रुव? इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है नागराज, तभी तो मैं राजनगर से महानगर तक बाइक उड़ाते हुए लाया हूँ। समुद्री अप्रवासी पक्षियों के एक झुंड ने विशंधर, चंडकाल और बना वामन को विसर्पी का अपहरण करते हुए देखा है। विशंधर, नीच गद्दार, मैं तो महानगर नागराज की सहायता मांगने जा रही थी, परंतु तुझे देखकर मुझे यकीन हो गया कि नागद्वीप पर जो विपदा आई है उसमें तेरा ही हाथ है। मैं नहीं जानता राजकुमारी विसर्पी कि तुम किस विपदा की बातें कर रही हो, पर फिलहाल मेरे इन साथियों से बड़ी विपदा तुम्हारे लिए दूसरी नहीं हो सकती। इस समय विसर्पी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी विपदा बनने वाली है। अरे राजकुमारी जी तो गुस्से हो गई। बहुत खूब, चंडकाल को गुस्साल नागिन पसंद है। मजा आएगा इसका शिकार करने में। शेरनी को मृगनी समझने का शिकार करने की हसरत रखने वाले अक्सर शेरनी का ही शिकार बन जाते हैं। जंगली शेरनियों को पालतू बिल्ली बनाना अच्छी तरह जानता है चंडकाल। चंदू, मेरे प्यारे चंदू, राजकुमारियों से पेश आने का कोई तरीका नहीं है। राजकुमारी का गुलाबी मुखड़ा गुस्से में कैसे ला ले गया? मेरा प्लेन राजकुमारी जी का मेकअप कर देगा। ही मुझ पर मूर्छा छा रही है। देखो चंदू प्यारे, कितनी आसानी से काम हो गया। दोबारा मुझे इस नाम से मत बुलाना मस्खरे बाने, वरना तेरी खैर नहीं। आपस में झगड़ना बंद करो। तुम दोनों भूल गए गुरुदेव ने क्या कहा था? हम सभी महाखलनायकों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव नाम के ग्रहण अपनी कुंडली से हमेशा के लिए मिटा पाएंगे। जब तक विसर्पी हमारे कब्जे में है तो नागराज हम पर वार करने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। पर वह सब तो ठीक है, पर उस शैतान के दुश्मन छोकरे ध्रुव का क्या होगा? ध्रुव की चिंता मत करो, उसकी भी एक दुखती रग खोज कर निकाल ली गई है कि बेचारा तड़प कर रह जाएगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। गुरुदेव यानी नागपाशा का गुरु, अब ये गुरु चेहरा मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हैं? यह तो पता नहीं नागराज, पर एक बात तय है कि इस बाजी में हमारे खिलाफ उनके पास ऐसे मारे हैं जो जीत हार का निर्णायक फैसला करेंगे। हमारी जीत और उनकी हार का निर्णायक फैसला। मेरे साथियों ने उस जगह का पता लगा लिया है जहां नागपाशा एंड कंपनी मौजूद है। चीची चीची चीची, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सुपर कमांडो ध्रुव के पास प्लान ऑफ एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजनगर और महानगर के बीच स्थित पुरातन नगरी के खंडहरों में नागपाशा ने खेमा गाड़ा है। जाहिर है वे सभी हमारे स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। बट वी आर गोइंग टू हिट फर्स्ट एंड हिट हार्ड। सांपों को इसका आक्रमण। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। गुरुदेव ये तो उनमें से कुछ जल्दी नहीं आ गए, अब क्या होगा? नन्ही की तरफ उंगलियां बंद कर नागपाशा, जल्दी का काम शैतान का होता है और शैतान हमारे साथ है। केटुकी सभी संयंत्रों को चालू करो, जितनी देर में हमारे साथी मेहमानों की खरीदारी करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। जाने कब से प्रतीक्षा थी इस पल की। धड़ाक। थोडांगा, तुम फिर जिंदा हो गए। कभी कभी मुझे कंफ्यूज होता है कि अमृत नागपाशा ने पिया है या तुमने। थोडांगा को किसी अमृत की जरूरत नहीं है नागराज। जिस महापाप शक्ति ने थोडांगा को एक बार फिर जिंदा किया है, उसके आगे तो मौत भी हार जाएगी। जीवन और मृत्यु से कोई प्राणी परे नहीं है। थोडांगा खुद को अमर समझने वाले रावण की नाभि में संचित अमृत भी एक तीर के बाढ़ से सूख गया था। एक दिन तुम्हारा और अपने अमृतत्व की खुश फहमी में जो जी रहे इस नागपाशा का भी वही हश्र होगा। कैसी डरावनी बातें कर रहे हो भतीजा, अरे कोई रोको तो सही से। तेरी ललकार पर जैसे वहां महाखलनायकों की बाढ़ आ गई जो नागराज को अपने वेग से बाहर ले जाने पर उतारू थी। शाकुर, तू खामोश, तुम दोनों भी वापस आ गए। इतने नमूने एक साथ कहां से इकट्ठे किए चाचा श्री? ये तो तेरे लिए मेरा प्यार है भतीजे। देख, इसलिए मैंने यहाँ तेरे स्वागत के लिए तेरी सबसे प्यारी चीज भी मंगवाई है, कैसी लगी? विसर्पी, तू चिंता मत कर भतीजे, अपना पूरा ध्यान लड़ने में लगा। मैं हूं ना यहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। जगह को रखना से कहीं मेरा निशाना ना चूक जाए। चूक कर दी तुमने नागराज,
अब ये आधे पल की चूक तुम्हें काफी भारी भारी पड़ने वाली है। तुतनखामुन की इन जादुई पट्टियों से खुद को आजाद नहीं करा पा रहा हूं मैं, और तुतनखामुन ने इसके पट्टे बांध दी। आने वाले चंद पल नागराज की मुश्किलों को काफी बढ़ाने वाले थे। वैसी सीधी धूप के लिए भी अनुकूल नहीं थी। मेरी सोनी कर्नल से निकलने वाली यह विशेष प्राध्वनिक तरंगे तुझे सुनाई नहीं देंगी, पर अगर तू इनकी चपेट में आ गया तो तेरे दिमाग की नसों को टमाटर की तरफ फोड़ देंगी। तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है ध्वनिराज, जब भी मिलते हो साइंस पढ़ाने लग जाते हो। लेकिन ध्रुव प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाने की कला जानता था। वे भी तब जब ये चलती फिरती मैग्नेटिक फील्ड आसपास है, चुंबकीय क्षेत्र ध्वनि तरंगों में व्यवधान उत्पन्न करता है। इतनी साइंस तो मुझे भी आती है। हाय, कम से कम एक बार तो कर लें देता कम वक्त। मेरे फाइटर प्लेन की बम्बार्डिंग से कैसे बचेगा कमांडो? इधर बोनावन अपने जो है बम्बार्डिंग कर रहा है। तुम लोगों ने अपनी बर्बादी का इंतजाम खुद ही कर रखा है। तुम्हारे प्लेन में भी लोहे के कलपुर्जे हैं जिन्हें चुंबा का यह मैग्नेटिक कंट्रोल ब्रेसलेट आराम से कंट्रोल कर सकता है। मेरी कैनन ठीक से काम नहीं कर रही। नहीं, रोको इसे। तुम मेरे खिलौने से नहीं खेल सकते। तैयार हो जा मरने को नागराज। ये आया शाकुरा का जादुई वार। फ्लाइट का मजा लो वामन, और क्रैश लैंडिंग का भी। इस चुंबा को निकालो यहाँ से। काम तो कुछ करनी है, उल्टा हमारी मुसीबतें उठाता है। यहाँ से बाहर हो तो अब इस लड़के की आत्मा निकलेगी, वह भी चढ़ निकाल के हाथों। यही अरमान लिए तुम दोबारा उसी कैद में जाओगे जिससे बचकर भागे थे। संयंत्र चालू हो गए हैं गुरुदेव, और ऊर्जा सोखना भी शुरू कर चुके हैं। उन्हें लड़ाई में उलझाए रखना और इस लड़ाई को ज्यादा जगह लंबी खींचना अब तेरी जिम्मेदारी है नागपाशा। क्योंकि अगर इनकी लड़ाई रुकी तो मेरी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी, जिसके दुष्परिणाम भी की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ गए गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर प्रक्रिया आरंभ करो। ए भतीजे देख, इतनी जल्दी जीत कर चीटिंग मत कर। यहीं कहीं घबराहट में मेरे हाथ कांप गए तो बेचारी विसर्पी खामखा ही मारी जाएगी। विसर्पी को अगर एक खरोच भी आई तो तुम्हें अपने अमर होने पर अफसोस होगा नागपाशा। फिलहाल अफसोस सिर्फ तुम्हें होने वाला है नागराज, कि तुमने मिस किलर और थोडांका की टीम अप को नजरअंदाज करने की गलती कर दी। इस बार क्या बखेड़ा करने वाले हो तुम दोनों? पिछली गलतियों से सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीम की आवाज कैसी? यह उस खास वशीकरण बीम की ध्वनि है जिसने नागों के राजा वासुकी को भी वशीभूत कर लिया था और उसे अपनी दिव्य नाग खड़क देने पर विवश होना पड़ा था। बस फर्क इतना है कि पिछली बार ये बीम एक अदने से जंगली सपेरे के हाथों में थी और इस बार इसे बजाने वाला है तेरा पुराना दुश्मन सपेरा बीम। दंडोले मेरा तंडोले। तुझसे पिछली बार का हिसाब बाकी था नागराज। जब थोडांगा ने मुझे ये ऑफर दिया तो मैं मना नहीं कर सका। वाह रे वाह सपेरे, सरप्राइज पैकेट यही खत्म नहीं होता। पिछली बार वासुकी की खड़क हमने एक साधारण जंगली को दी थी, जिसे मैंने मॉलिक्यूलर फ्यूजन और जेनेटिकल एनहांसमेंट एंड अपग्रेडेशन से जापानी युद्ध कला के सबसे बड़े माहिर बुगाकू में बदल दिया था। पर इस बार हमने इस काम के लिए पहले से कहीं बेहतर स्पेसिमेन चुना है, तो पेश है पहले से ज्यादा दमदार, शानदार और टिकाऊ बुगाकू। तुम्हारे साथ ही तुम्हारे 3 पुराने दुश्मन जिन्होंने लगभग तुम्हें और सुपर कमांडर ध्रुव को मार डाला था। खैर, जो काम अब अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करेंगे फुकारू, जोगाता और कांगो। हमला, चतुर्थ अध्याय आरंभ। भीमकाय भक्षक। इधर ये अडिग अपने काम पे लगा हुआ है। दिस इज एन इमरजेंसी। आई रिपीट, दिस इज एन इमरजेंसी। क्या हुआ प्रोबोट? अडिग नाम के इस दानव ने सभी विस्तृत ब्रह्मांड वस्तुओं को धराशाही कर दिया है। यह तो फिर से गर्भगृह को जाने वाली शाफ्ट की ओर बढ़ रहा है। आखिर ये गर्भगृह को तोड़ना क्यों चाहता है? अपने साथियों की तरह ये भी धरती से इंसानों का खात्मा करना चाहता है शायद। अगर ऐसा था तो फिर यह पाषाण राक्षसों का मुकाबला ही क्यों करता? बात कुछ और ही है। बात जो भी है तभी पता चलेगी जब तक ये दानव हमारे कंट्रोल में आएगा। क्योंकि ऐसी जैसी यौगिक शक्ति जिसके सामने नहीं टिक सकी, उसे तुम लोग कैसे कंट्रोल करोगे? यही तो हम महाखलनायकों की स्पेशलिटी है।
अडिग को कंट्रोल करने के लिए हमारी आईसीयू यानी इन्वेजन कंट्रोल यूनिट रवाना हो चुकी है। मैं इन योद्धाओं की ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। यह तामसिक नहीं है, परंतु यह मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इन्हें समझाने हेतु न ही मेरे पास समय है, न ही मेरी कोई इच्छा। अब तक मैं इस दानव पर ब्रह्म यौगिक ऊर्जा का वार नहीं कर रहा था, क्योंकि इस वार का प्रतिकूल असर पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ सकता है, परंतु अब कोई और मार्ग शेष नहीं रह गया है। आक्रमण! बहुत जीवट वाले हैं ये योद्धा, वरना सर्वशक्तिमान भीमकाय अडिग के वार खाकर कोई साधारण प्राणी यूं ही नहीं उठ सकता, परंतु अब इनके प्राण हरने के अलावा मेरे पास कोई और मार्ग शेष नहीं है। अब इनका संहार करना होगा। यह भीमकाय रक्षक लेकर इनका संहार करेगा। चटनी बनाएगा अडिग। What the hell? ब्रह्मांड रक्षक, पहले ब्रह्मांड रक्षक और अब विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक भी गायब हो गए। अब क्या होगा दुनिया का? बचने की आखिरी उम्मीद भी गई। गलत माय डियर फ्रेंड्स, आपकी आखिरी उम्मीद अभी बाकी है और आपकी आखिरी उम्मीद यह महानायक नहीं बल्कि हम महाखलनायक हैं। ये क्या माया है? ये सभी कहाँ गायब हो गए? जो भी हो, मेरा काम आसान हुआ। तुम्हारा काम आसान नहीं है, तुम्हारा काम तमाम होने वाला है बहुत ही जल्द। ओह, ये क्या बना है? आईसीयू आ गई है, निश्चिंत हो जाओ साथियों। इस भीमकाय को अपने चक्रवात की गिरफ्त में रखना आसान नहीं है। उम्मीद है बाकी लोग भी जल्दी आ जाएं। कैसा विचित्र प्राणी है ये, जो चक्रवात तक को काबू कर इशारों पर नचा रहा है। इतनी तीव्र गति से घूमते हुए मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा, पर एक मार्ग है इस चक्रवात से निकलने का। अपना संपूर्ण बल लगाकर चक्रवात को इस विपरीत प्राणी के ऊपर ही ले आया जाए। फिर अरे ये क्या? ये तो इस टाइफून को मेरी ओर ही ला रहा है। डिशू, लगता है तुम्हारी आईसीयू टीम के पहले ही खिलाड़ी को आईसीयू में एडमिट करवाने की नौबत आ गई। 1-on-1 नहीं मूर्खों, all-on-1 में अटैक करो। एलिट टीम तुम्हें गाइड करने पहुंच रही है, पर तब तक स्थिति तुम लोगों को खुद ही संभालनी होगी। डोंट वरी वंडर वुमन, वह अकेला है और हम असंख्य हैं। मैं अकेला ही हजारों के बराबर हूँ। हायरा के पंजे उधेड़ डालेंगे इसे। हैमर अपने हथौड़े से कंकड़ की तरफ तोड़ डालेगा इसे। थोड़ा इस दानव को जलाकर कोयला बना देगा अंगार। ठट काट डालेगा फरसा से। श्वान चाहे संख्या में कितने ही अधिक क्यों ना हो, मध्यस्थ भीमकाय गज पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। श्लाक! मक्खी की तरह उड़ा दिया इसने तो हमें। एलिट टीम कहाँ है? जिंग जिंग! इन्वेजन कंट्रोल यूनिट की एलीट टीम आ चुकी है। जिंग जिंग जिंग! कौन कहता है कि औरतें साथ मिलकर काम नहीं कर सकती? वंडर वुमन और मेरे जॉइंट वेंचर में तैयार हुआ ये मेगा बॉट्स इस दानव से ही नहीं बल्कि पूरे पाषाण राक्षस सेना से निपटने में सक्षम है। अगर कभी ये दुनिया दोबारा समान हुई तो इन मेगा बोट्स के लिए तुम लेडीज को एक परमानेंट क्लाइंट जरूर मिलेगा, ग्रैंड मास्टर रोबो। पर इनसे निकलती है तीखी तीव्र किरणें बहुत परेशान करनी है, इनका समाधान करना होगा। यह कर क्या रहे हैं? कमाल की ताकत है। हजारों टन की मेगाबॉट को ऐसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया जैसे कागज का बना हुआ हो। एक दो मेगाबॉट्स पर इसकी ताकत चलने का यह मतलब नहीं है कि यह इन सबका मुकाबला कर सकता है। पूरी इन्वेजन कंट्रोल यूनिट का मुकाबला तो ये हरगिज नहीं कर सकता। सब जाके चलेगा डिक्की ऊपर। चतुर्थ अध्याय समाप्त। परिशिष्ट अध्याय भाग 1। समस्त समय कालों में सर्वश्रेष्ठ महत्व वर्तमान काल का ही होता है। वर्तमान ही वह संतुलन है जो भूत और भविष्य को संभालता है। जिसने वर्तमान काल पर विजय प्राप्त कर ली वह भूत और भविष्य को भी जीत लेगा। इसीलिए कलंका की पताका वर्तमान काल पर फहराने निकला है महारावण। यह समय धारा का यह वह आयाम है जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जोड़ता है। मैं नहीं जानता कि तू इस तरह कैसे पहुंचा।
इस तक कैसे पहुंचा, परंतु कालदूत के रहते तो उस समय धारा से निकलकर वर्तमान में प्रवेश कदापि नहीं कर पाएगा। दैत्यराज महारावण चीर चला काल सर्पी और काल त्रिशूल का सामना करने से देवता भी कांपते हैं। दैत्यराज अवश्य कांपते होंगे कालदूत, परंतु मैं देवता नहीं हूँ। भोकाल द्वारा देवताओं ने एक बार छल से मुझ पर विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु वो भूल गए हैं कि छल और कूटनीति का महाज्ञाता तो मैं हूँ। और मेरे छल के आगे बड़े से बड़े योद्धा परास्त हो जाते हैं। विशिष्ट अध्याय भाग 2। पिछली बार जब तुम मुझसे टकराया था, मैं तभी तुझे अपना गुलाम बनाना चाहता था। मुर्दे, यदि मैं ऐसा करने में सफल हो जाता तो इतने समय तक मुझे तुच्छ अतृप्त आत्माओं के बीच रहने की प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ती। पिछली बार ना सही, इस बार ये कार्य अवश्य पूरा करूंगा मैं। तेरी शाही शान और अकड़ बहुत जल्द बाहर आने वाली है काउंट ड्रैकुला। पृथ्वी लोक पहुंचते ही मैंने पाप क्षेत्र में कैद अतृप्त पाप आत्माओं का संप्रेषण धरती पर शुरू कर दिया था। कुछ ही समय में धरती पर उतने जीवित प्राणी नहीं होंगे जितनी के पापात्मा होंगी। तब तू क्या करेगा गार्डियन? प्रेत मंडली और फाहिरी तेरी पापात्माओं को वापस नरक भेजने में सक्षम है सधम। हा, तेरा मरा हुआ दिल तोड़ते हुए अफसोस हो रहा है मुझे, लेकिन टीम में सिर्फ तुम मुर्दे ही काम नहीं करते हो। मेरी और काउंट ड्रैकुला की संयुक्त शक्ति पाप क्षेत्र का इतना वृहद आयाम द्वार खोल रही है कि उससे धरती पर आने वाली पापात्माओं का मुकाबला करने और इस पाप से की अगुवाई कर रहा है बारलॉर्ड बार्डेलो। यह बार्डेलो। सर्वनायक तृतीय खंड समाप्त। और इस प्रकार से ये सर्वनायक खंड सर्व संग्राम अभी समाप्त हो रहा है। और साथियों, आपको ये कैसा लगा? इसके आगे के जो खंड हैं उन्हें हम आपके सामने लेके आएंगे। आगे का खंड का नाम है सर्वसंहार, वो हम आपके सामने लेके आते हैं। और भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप आके बताइए साथियों कि आप कौन सी कॉमिक्स सुनना और पढ़ना पसंद करेंगे, आपके बचपन के दिनों की या या लेटेस्ट भी कोई, तो हम उसे आपके सामने लेके आएंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।